हेलो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स की पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि तंत्र, परिवेश और बाउंड्री क्या होती है। फिर हमने पढ़ा कि तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तंत्र के गुण कौन कौन से होते हैं और विभिन्न प्रक्रमों के बारे में पढ़ा हमने, जैसे समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, समायतनिक प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम। आज की जो क्लास है होगी ये थर्मोडायनेमिक्स की दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम लोग दो प्रक्रम और पढ़ेंगे, उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवस्था फलन क्या होता है, उसके बाद आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, फिर कार्य और ऊष्मा। इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें उत्क्रमणीय प्रक्रम की। उत्क्रमणीय प्रक्रम, एक तरफ उत्क्रमणीय प्रक्रम है और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, ठीक है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या, इसको क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस। और उत्क्रमणीय को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, तो दो प्रक्रम हमें पढ़ना है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। देखिए, उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होगा? ऐसा प्रक्रम जिसमें तंत्र और परिवेश के बीच साम्यावस्था स्थापित हो, हर समय तंत्र और परिवेश के बीच साम्यावस्था स्थापित हो, तो ऐसे प्रक्रम को हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम। क्या बोलेंगे? उत्क्रमणीय प्रक्रम बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब तंत्र और परिवेश के बीच साम्यावस्था स्थापित हो। देखिए, दो तरह के फोर्स की हम बात करते हैं किसी प्रक्रम में। एक को हम बोलेंगे प्रेरक बल, ड्राइविंग फोर्स यानी प्रेरक बल, और दूसरा होता है हमारा प्रतिरोधी बल यानी अपोजिंग फोर्स, प्रतिरोधी बल। तो एक बल जो तंत्र की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करेगा और दूसरा उस परिवर्तन का विरोध करेगा। दो प्रकार के बल तंत्र के अंदर होंगे, एक प्रेरक बल और एक प्रतिरोधी बल। किसी प्रक्रम में ये दो प्रकार के बल हो सकते हैं। अगर इन दोनों बलों के बीच का अंतर बहुत कम हो, अनंत सूक्ष्म हो, तब वो प्रक्रम हमारा उत्क्रमणीय प्रक्रम बन जाएगा। दोनों बलों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? अनंत सूक्ष्म होना चाहिए। इससे क्या होगा कि किसी भी पद पर जब परिवर्तन होगा तो उसको हम वापस ला सकते हैं। अवस्था में जो परिवर्तन होगा किसी भी पद पर, उसे हम वापस ला सकते हैं। ऐसा तभी होगा जब प्रेरक बल और प्रतिरोधी बल के बीच का अंतर अनंत सूक्ष्म हो। क्या होना चाहिए? अनंत सूक्ष्म होना चाहिए। इस स्थिति में हम वापस प्रक्रम को ला सकते हैं। पहली अवस्था में, एक अवस्था से अगर दूसरे में जा रहा है तो उसको पूरी तरह से वापस रिवर्स कर सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्क्रमणीय प्रक्रम बोलेंगे, जब प्रेरक बल और प्रतिरोधी बल के बीच का अंतर अनंत सूक्ष्म होगा। इसके विपरीत अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या होता है? इसमें तंत्र और परिवेश के बीच कोई साम्यावस्था नहीं होती है। इसमें प्रेरक बल और प्रतिरोधी बल के बीच का जो अंतर होता है वो बहुत अधिक होता है। या तो इसमें प्रेरक बल प्रतिरोधी बल की तुलना में बहुत अधिक होगा या फिर बहुत कम होगा। ऐसी स्थिति में ये परिवर्तन बहुत तेजी से हो जाता है और इसे वापस नहीं ला सकते हम। इस प्रक्रम में कभी भी हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स नहीं कर सकते। प्रक्रम को रिवर्स नहीं कर सकते, वापस नहीं ला सकते। और इस प्रक्रम में हम वापस ला सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अंतर है प्रेरक बल और प्रतिरोधी बल के बीच का अंतर बहुत कम है, अनंत सूक्ष्म है, और इसमें बहुत अधिक है, इसलिए वापस नहीं ला सकते। ये दोनों प्रक्रम में अंतर है। लेकिन क्या उत्क्रमणीय प्रक्रम संभव है? वास्तव में ऐसा हो सकता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए अनरियल प्रक्रम है, अवास्तविक प्रक्रम है। बस क्या होता है? ऐसा प्रक्रम जिसमें परिवर्तन बहुत धीरे धीरे स्टेप में होता है, छोटे छोटे स्टेप में होता है, उसको हम उत्क्रमणीय मान लेते हैं। हालांकि उत्क्रमणीय होना संभव नहीं है, ये अनरियल प्रक्रम है, ऐसा संभव नहीं होता है। लेकिन हम मान लेते हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रम है जब प्रक्रम में परिवर्तन क्या हो? बहुत स्लो स्टेप में हो, थोड़े थोड़े स्टेप में हो। ऐसी स्थिति में वापस मान लग सकते हैं कि वापस ला सकते हैं हम। अगर एक एग्जाम्पल के समझने की कोशिश करें इसको हम, तो अगर एक सिलेंडर है, इसमें एक पिस्टन लगा दिया जो घर्षण रहित है, यानी ये पिस्टन ऊपर नीचे खिसक सकता है, ऊपर नीचे खिसक सकता है। इसके अंदर अगर गैस भर दिया गया, इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे पार्ट रख दिए, बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे रखेंगे जितना कि पॉसिबल ना हो उतना छोटा, बहुत छोटे छोटे उस पर वेट रखेंगे। इतना छोटा जो पॉसिबल नहीं है उतना छोटा बनाना, उतना छोटा वेट है।
अब ये इस तरह से है कि ये बैलेंस हुआ है, संतुलन बना हुआ है, ना पिस्टन ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। अगर इसमें से हम एक वेट हटा दें, एक छोटा सा वेट हटा दें, तो क्या होगा, ऊपर का दाब कम हो जाएगा, नीचे का दाब बढ़ जाएगा, और ये पिस्टन क्या होगा, फिर ऊपर उठ जाएगा। क्या होगा, पिस्टन फिर ऊपर उठ जाएगा। और फिर अगर हम वो छोटा सा वेट उस पर रख दें, तो ये पिस्टन फिर से वापस उसी इनिशियल स्टेट में आ सकता है। तो ऐसा संभव है जब छोटे छोटे स्टेप में हो रहा है, बहुत छोटा सा वेट हटा दे, छोटा सा परिवर्तन हो रहा है। अगर एक बैग सारा वेट हटा दे, तो ये पिस्टन तुरंत क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, और फिर पूरी तरह से उसको वापस लाना पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर पूरा हटाते हैं तो प्रक्रम क्या होगा, बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत तेजी से हो जाएगा, एक ही स्टेप में हो जाएगा, और उसे वापस लाना असंभव हो जाएगा। वो प्रक्रम हमारा होगा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। और जब छोटे छोटे वेट को एक एक स्टेप में हटा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर रख करके वापस ला सकते हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम। यानी बहुत छोटे छोटे स्टेप में अगर परिवर्तन हो रहा है, प्रक्रम आगे बढ़ रहा है, तो उसे वापस लाया जा सकता है, उसको हम बोलेंगे उत्क्रमणीय प्रक्रम। बात समझ में आ गया। इसमें जो हमारा प्रेरक बल है, प्रतिरोधी बल है, दोनों के बीच का डिफरेंस, अंतर बहुत कम होगा, और अनुत्क्रमणी में जो ये अंतर होता है बहुत अधिक हो जाता है। चलिए, तो ये हमने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में समझ लिया। इसमें जो अंतर होता है वो भी हम समझ गए। तो अगर हमसे अंतर पूछा तो हम लोग अंतर भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है क्या होगा, ये तीव्र गति से होता है। कैसे होता है, ये तीव्र गति से होता है, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है दोनों के बीच का, प्रेरक बल और प्रतिरोधी बल के बीच का, बहुत अधिक है, इसलिए परिवर्तन तीव्र गति से होता है, और एक ही स्टेप में हो जाता है, एक ही पद में पूरा हो जाता है। और ये धीरे धीरे होता है और कई स्टेप में होता है, मल्टीपल स्टेप में। ठीक है, इतना अंतर समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज और याद रख सकते हैं इसमें, अगर प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित है, स्वतः प्रवर्तित का मतलब ऐसा प्रक्रम जो स्वतः होता, अपने आप होता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। तो जितने भी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम हैं, सभी के यहाँ अनुत्क्रमणीय हैं। जितने भी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होते हैं, जो खुद होते हैं, अपने आप होते हैं, उसके लिए हमें किसी बल लगाने की, किसी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप परिवर्तन होता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम, और ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। जैसे दो गैसों को मिलाना हो अगर, तो हमें मिलाने के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों गैसों को एक साथ रखेंगे कंटेनर में, सब आपस में मिक्स हो जाएंगे अपने आप। तो ऐसे प्रक्रम को हम लोग बोलते हैं स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम, और ये क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अवस्था फलन की। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन। अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन। अवस्था फलन क्या होता है, किसी भी तंत्र की स्टेट को, अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए हमें कुछ गुणों की आवश्यकता पड़ती है, जिनको हम नाप सकते हैं। उनके आधार पर हम उसकी अवस्था को बताते हैं। जैसे ताप, दाब, आयतन। अगर हम कह दें कि एक समय किसी तंत्र का दाब 1 वायुमंडल है और ताप 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उसकी एक अवस्था हो गई। अब कह दें कि दाब को हमने बढ़ा करके 2 वायुमंडल कर दिया, और ताप 50 डिग्री हो गया। कुछ भी ऐसा हो सकता है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहा है कि अगर उसका परिवर्तन कर दें, मान लिया कि पहली इस अवस्था में दाब P1 था और ताप T1 था, इसको बदल करके P2 और T2 कर दिया, P2 और T2 कर दिया, दाब P2 और ताप T2, तो ये दूसरी अवस्था हो गई। तो अवस्था कैसे पता चल रहा है, उसमें जो उसके गुण थे वो बदल गए। ताप, दाब या आयतन, कोई भी गुण ले सकते हैं, उसको बदल दिया तो अवस्था बदल गई। अगर ये दोनों सेम रहते, यहाँ भी पीओटी यहाँ भी पीओटी, तो उसी अवस्था में था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, उसी अवस्था में है। तो किसी तंत्र की अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए उन गुणों की आवश्यकता पड़ेगी जिन्हें हम नाप सकते हैं, जो मापने योग्य हो, नापने योग्य हो। तो उन गुणों में जो नापे जा सकते हैं, ऐसे गुण, ऐसे तंत्र के ऐसे गुण जो अवस्था पर निर्भर करते हो, तंत्र की अवस्था पर निर्भर करते हो, उस रास्ते पर निर्भर ना करते हो जिनके द्वारा वो परिवर्तन किया गया हो। उस रास्ते पर निर्भर ना करें, सिर्फ अवस्था पर निर्भर करें कि किस अवस्था से किस अवस्था में गया है। उन गुणों को हम नाम देते हैं अवस्था फलन। जैसे ताप, दाब हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, आयतन हो गया, एंथैल्पी हो गया H, आंतरिक ऊर्जा हो गया U, एंट्रोपी हो गया S, ये सभी क्या है, हमारे अवस्था फलन है। इनमें होने वाला परिवर्तन या इनका जो मान है, वो सिर्फ अवस्था पर निर्भर करेगा कि किस अवस्था में है, कहाँ चला गया, किस रास्ते से गया, इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। इनमें होने वाला जो परिवर्तन होगा वो सिर्फ अवस्था पर निर्भर करेगा कि किस अवस्था से किस अवस्था में गया है,
किस रास्ते से गया, किस तरीके से गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अवस्था फलन का मतलब समझ आ गया कि कोई भी गुण जो तंत्र की अवस्था पर निर्भर करता हो, उस रास्ते पर निर्भर न करता हो जिसके द्वारा उसे परिवर्तन, तंत्र में परिवर्तन किया गया, अवस्था में परिवर्तन किया गया, उस रास्ते पर निर्भर न करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, अवस्था फलन कहेंगे, स्टेट फंक्शन कहेंगे। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं आंतरिक ऊर्जा की। आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी क्या है, आंतरिक ऊर्जा क्या है? तो किसी भी तंत्र में जो द्रव्य भरा हुआ है, उस द्रव्य के कणों के पास बहुत प्रकार की, कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। जैसे जो ऊर्जा उनके पास हो सकता है, क्या हो सकता है, घूर्णन ऊर्जा हो सकता है, गतिज ऊर्जा हो सकता है, इसके बाद यांत्रिक ऊर्जा हो सकता है, रासायनिक ऊर्जा हो सकता है, बंध ऊर्जा हो सकता है, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा उनके पास हो सकती हैं। उन सभी ऊर्जाओं का जो योग है, उन सभी ऊर्जाओं का जो योग है, सभी ऊर्जाओं का सम्मिलित रूप है, उसको मिला लिया जाए तो उसे हम तंत्र की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। यानी तंत्र में उपस्थित द्रव्य के कणों की विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का जो सम्मिलित रूप है, यानी योग है, उसे हम क्या बोलते हैं, आंतरिक ऊर्जा बोलते हैं। और किसी भी तंत्र की जो आंतरिक ऊर्जा है, द्रव्य की आंतरिक ऊर्जा है, वह निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। तंत्र के पदार्थ के द्रव्यमान पे ऊर्जा निर्भर करती है। अगर द्रव्यमान बदलेगा तो ऊर्जा बदलेगी, द्रव्यमान नहीं बदलेगा तो ऊर्जा नहीं बदलेगी। द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ठीक है। और सभी परिस्थितियां स्थिर हो, अगर न बदली जाए तो द्रव्यमान बदलने पर बदल जाएगा, द्रव्यमान न बदलने पर नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा अगर द्रव्य की मात्रा पर निर्भर कर रहा है तो ये विस्तीर्ण गुण है, मात्रात्मक गुण है। इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी है। तो ये क्या है, एक विस्तीर्ण गुण है, मात्रात्मक गुण है, क्योंकि ये द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट क्या है, ये एक विस्तीर्ण गुण है, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, विस्तीर्ण गुण है। दूसरा, ये एक अवस्था फलन है, स्टेट फंक्शन है। क्या ये अवस्था फलन है, स्टेट फंक्शन है। यानी इसमें होने वाला जो परिवर्तन होगा वह सिर्फ और सिर्फ अवस्था पर निर्भर करेगा, उस रास्ते पर निर्भर नहीं करेगा जिससे परिवर्तन किया गया। सिर्फ क्या देखना है, अवस्थाओं को देखना है। अगर हम बोल दें कि पहली अवस्था में आंतरिक, इसे यू से लिखा जाता है, आंतरिक ऊर्जा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, या फिर कहीं कहीं ई से भी लिख देते हैं। अगर पहली स्थिति में इस आंतरिक ऊर्जा E1 है, या कदे स्थिति ए में EA है और स्थिति बी में EB है, तो जो परिवर्तन होगा, अगर ये पहला स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है, तो इसमें जो परिवर्तन होगा डेल्टा E, वो लिखा जाएगा EB माइनस EA। क्या लिखेंगे, EB माइनस EA। अंतिम अवस्था में से प्रारंभिक अवस्था की ऊर्जा को घटा देंगे तो उसमें होने वाला परिवर्तन निकल जाएगा। कैसे हुआ कोई लेना देना नहीं, किस रास्ते से गए उससे कोई लेना देना नहीं है। बस क्या है, लास्ट में क्या है, पहले क्या था, लास्ट में EB था, EB है, पहले EA था, तो EB माइनस EA ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बात करें कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किन किन कारणों से हो सकता है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के मुख्य 3 कारण हम लोग बोल सकते हैं। वो 3 कारण क्या क्या है, 3 कारण। पहला कारण यह है कि जो हमारा तंत्र है वो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करे। ऊर्जा यानी, ऊर्जा मीन्स उष्मा, उष्मा ऊर्जा का क्या करे, अवशोषण करे या फिर उत्सर्जन करे, उस समय आंतरिक ऊर्जा बदल जाएगी। अगर तंत्र उष्मा का अवशोषण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, कहाँ से ले रहा है, परिवेश से उष्मा को खींच रहा है, अपने अंदर ले रहा है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। यानी उस समय जो डेल्टा E होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। आंतरिक ऊर्जा बढ़ा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव। अगर ऊर्जा में परिवर्तन इस स्थिति में हो सकता है कि ये उत्सर्जन कर रहा हो। उत्सर्जन करने का मतलब क्या है कि तंत्र की ऊर्जा परिवेश में जा रही हो, उस समय इसकी ऊर्जा घटेगी, यानी परिवर्तन जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, डेल्टा E का मान निगेटिव हो जाएगा। यानी उस अवशोषण और उत्सर्जन दोनों अवस्थाओं में तंत्र की ऊर्जा बदलेगी, आंतरिक ऊर्जा बदलेगी। तो ऊर्जा में परिवर्तन का कारण एक ये हो गया कि तंत्र उष्मा का अवशोषण करे या फिर उत्सर्जन करे। दूसरा, हम तंत्र पर कार्य क्या कर रहे हैं, तंत्र कार्य करे या तंत्र पर कार्य कर दिया जाए, तंत्र खुद कार्य करे या तंत्र पर कार्य किया जाए, उस अवस्था में भी ऊर्जा बदल जाएगी।
अगर तंत्र खुद कार्य कर रहा है तो उसकी ऊर्जा को घटेगी, उसकी ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। कोई भी चीज कार्य करता है तो उसकी ऊर्जा घटती है, तो अगर तंत्र खुद कार्य कर रहा है तो उसकी ऊर्जा घट जाएगी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निगेटिव होगा। और अगर तंत्र पर कार्य कर दिया जाए तो उसकी ऊर्जा एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वहां पे जो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन होगा वो धनात्मक हो जाएगा। तो ऊर्जा परिवर्तन इस अवस्था में भी हो सकता है जब तंत्र खुद कार्य करे या फिर तंत्र पर कार्य किया जाए, इन दोनों अवस्थाओं में ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो ऊर्जा परिवर्तन के दो तरीके हो गए कि उष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन हो, फिर कार्य हो, चाहे तंत्र खुद करे या तंत्र पर कार्य किया जाए। और तीसरा होता है कि अगर हम तंत्र से द्रव्य की मात्रा को निकाल लें या फिर डाल दें, मतलब मात्रा में परिवर्तन कर दें, तब भी ऊर्जा बदल जाएगी। तंत्र में उपस्थित द्रव्य की मात्रा में परिवर्तन करने पर भी ऊर्जा बदल जाएगी, क्योंकि अभी मैंने कहा आंतरिक ऊर्जा द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है, विस्तीर्ण गुण होता है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जैसे ही द्रव्य की मात्रा बदलेंगे ऊर्जा बदल जाएगा। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तीन तरीके से किया जा सकता है, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करके, फिर कार्य करके, या बाहर से कार्य उस पर कर दिया जाए, या तंत्र खुद कार्य कर ले तब भी ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। और तीसरा तरीका होगा द्रव्य की मात्रा को बदल करके। तो इन तीन तरीकों से हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए एक चीज और छोटा है उसको भी जान लें। अगर प्रक्रम हमारा चक्रीय है, चक्रीय प्रक्रम, तो चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, ये जीरो होगा। हमने पिछली क्लास में बताया भी था कि चक्रीय प्रक्रम का मतलब होता है अवस्था में जहां से चला था प्रक्रम, घूमते हुए वापस उसी अवस्था में आ जाए। ऐसा प्रक्रम जिसमें जो हमारा तंत्र जिस अवस्था से चला था वापस घूम करके उसी अवस्था में ले आए। इसका मतलब जो प्रारंभिक ऊर्जा थी और अंतिम ऊर्जा दोनों बराबर रहेगी, क्योंकि अवस्था वही आ गई पहले वाली, तो ऊर्जा वहीं पे आ जाएगी, उसी अवस्था में आ जाएगी, क्योंकि अवस्था फलन है, क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो जितना था उतना हो जाएगा, इसका मतलब इनमें परिवर्तन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम सीधे सीधे याद रखते हैं, अवस्था परिवर्तन अगर है, अवस्था फलन अगर है, तो चक्रीय प्रक्रम में जीरो होगा उसमें परिवर्तन, क्योंकि वापस वहीं आ जाना है। तो इस तरह से हमने आंतरिक ऊर्जा के बारे में समझ लिया, अवस्था फलन के बारे में समझ लिया, उत्क्रमणीय और अनुक्रमणीय प्रक्रम के बारे में समझ लिया। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, दो और टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, फिर वीडियो को रोका जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगला हम बात करते हैं उष्मा की, हीट। हीट क्या है, हीट सभी जानते हैं हम लोग एक प्रकार की ऊर्जा है। हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका मात्रक अगर पूछा जाए कि ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, तो जो ऊर्जा का मात्रक होता है वही हीट के लिए भी होगा। तो इसका मात्रक होता है एसआई पद्धति में जूल होता है। और एक और मात्रक हम लोग यूज करते हैं कैलोरी। क्या यूज करते हैं, कैलोरी। क्या यूज करते हैं, कैलोरी। अब एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं हमें याद भी होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो एक जूल इज इक्वल टू होता है 4.18 कैलोरी। एक जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 4.18 कैलोरी होता है। एक जूल में 4.18 या सीधे 4.2 भी याद कर सकते हैं कैलोरी उस होता है। एक जूल में 4.18 कैलोरी होता है। तो हमारे उष्मा के दो यूनिट हैं, जूल भी है और कैलोरी भी है, हमें एक से दूसरे में बदलने की जरूरत भी पड़ती है, वो भी हमें आना चाहिए। अब उष्मा को हम लोग लिखते हैं क्यू से। उष्मा को किससे लिखेंगे, क्यू से लिखेंगे। उष्मा को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से। अब देखिए बात करें कि Q का मान कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, थर्मोडायनेमिक प्रक्रम में उष्मा कब हम धनात्मक लेंगे कब ऋणात्मक लेंगे। अगर जो हमारा तंत्र और परिवेश के बीच अगर देखा जाए, तो अगर तंत्र का, जैसे दो चीजें हमारे पास हैं, सिस्टम है यानी तंत्र है और परिवेश है, तंत्र और परिवेश। अगर दोनों के बीच ताप में अंतर है, अगर TS बोल दें और इसको TSU बोल देते हैं, SU से सराउंडिंग, S से सिस्टम, TS और TSU बोल दिया हमने, T1 T2 भी आप मान सकते हैं। अगर तंत्र का ताप TS से ज्यादा है, सराउंडिंग से ज्यादा है, तंत्र का ताप सराउंडिंग से ज्यादा है, तो उष्मा अपने आप तंत्र से परिवेश में जाने लगेगी, क्योंकि उष्मा अधिक ताप से कम ताप की ओर स्थानांतरित होती है। तो यहाँ पे उष्मा तंत्र से परिवेश की तरफ जाएगा, तंत्र से परिवेश की तरफ जाएगा, यानी तंत्र से उष्मा निकल रहा है, तंत्र से उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ऐसी स्थिति में उष्मा को हम क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे। ऐसी स्थिति में उष्मा का साइन क्या लिया जाएगा, क्यों हम लोग निगेटिव लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, उष्मा तंत्र से बाहर निकल रही है, तो माइनस।
और अगर परिवेश का ताप तंत्र के ताप से ज्यादा है, ऐसी स्थिति में उष्मा हमारा परिवेश से तंत्र की तरफ आएगा, यानी उष्मा का अवशोषण होगा, उस समय हम Q को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। यानी तंत्र उष्मा का अवशोषण करे तो Q पॉजिटिव है और तंत्र उष्मा का उत्सर्जन करे तो Q निगेटिव है। तो उष्मा हमेशा अधिक ताप से उच्च ताप की ओर चलती, अधिक ताप से कम ताप की ओर चलती है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलती है। अब जिसका ताप ज्यादा होगा उससे उष्मा निकल करके कम ताप वाले में चली जाएगी। तंत्र का ज्यादा होगा तो उष्मा का उत्सर्जन होगा, अगर परिवेश का ज्यादा होगा तो उष्मा का अवशोषण होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम उष्मा को प्रदर्शित कर सकते हैं। उष्मा के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब बात करें कार्य की। कार्य देखिए, पीछे हमने ये भी अभी यहाँ पे कहा था, अगर उष्मा का अवशोषण होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, और उत्सर्जन होगा तो घटेगी। तो अगर तंत्र परिवेश से उष्मा ले रहा है, तंत्र परिवेश से उष्मा ले रहा है, उष्मा का अवशोषण कर रहा है, तो उस समय तंत्र की एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। उष्मा को क्या लगते हैं, पॉजिटिव, और तंत्र की एनर्जी बढ़ जाती है, यानी एनर्जी में जो चेंज होगा, आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो भी पॉजिटिव होगा। और जब तंत्र उष्मा का उत्सर्जन करता है, तंत्र से उष्मा बाहर निकलती है, तो उसे हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, और उस समय तंत्र की ऊर्जा भी घटेगी। जब उष्मा बाहर निकलेगा तो ऊर्जा घटेगी, यानी ऊर्जा में परिवर्तन भी निगेटिव होगा। बात समझ में आ गया, हमने पीछे भी चर्चा की थी, यहाँ भी कर लिया। तो अब कार्य की बात करें। कार्य तो अब देखें, अभी हमने कहा कि उष्मा के अवशोषण या उत्सर्जन पर आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है कि आंतरिक ऊर्जा में क्या होगा, परिवर्तन, मतलब बढ़ेगा कि घटेगा, वो उष्मा के अवशोषण या उत्सर्जन पर निर्भर करता है। उसी तरह से आंतरिक ऊर्जा कार्य पे भी निर्भर करती है कि अगर तंत्र खुद कार्य कर रहा होगा तो उस समय जो ऊर्जा होगी वो घटेगी। तंत्र खुद कार्य करेगा तो ऊर्जा घटेगी, इसलिए हम तंत्र द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक मानेंगे। तंत्र द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक मानेंगे। अगर यही चीज हम लोग फिजिक्स में जब पढ़ते हैं तो वहां पे कहते हैं किसी वस्तु द्वारा जो किया गया कार्य उसको धनात्मक मानते हैं, और वस्तु पर किए गए कार्य को ऋणात्मक मान लेते हैं। ऐसा हम लोग फिजिक्स में करते हैं। यहाँ में क्या करना, थर्मोडायनेमिक्स में, कि अगर तंत्र खुद कार्य कर रहा है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा घटेगी, इसलिए हम कार्य को क्या मानते हैं, निगेटिव मानते हैं। ये केमिस्ट्री में ऐसा चलेगा कि अगर तंत्र कार्य करेगा, इसका मतलब कौन कार्य करे, तंत्र कार्य करे। तंत्र कार्य करे तो W को क्या लेंगे हम लोग, निगेटिव मानेंगे, W इज निगेटिव। और अगर तंत्र पर कार्य हो तो W क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि तंत्र की एनर्जी बढ़ेगी, आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, इसलिए उसको पॉजिटिव मानते हैं। बात समझ में आ गया, तो इसको याद रखेंगे। अब कार्य कितने तरह के हो सकते हैं, तो कार्य इसमें कई तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है यांत्रिक कार्य, जिसमें यांत्रिक बाह्य बल के विरुद्ध कार्य किया जाएगा। दूसरा हो सकता है विद्युत कार्य, जिसमें विद्युत बल के विरुद्ध कार्य किया जाएगा। फिर हो सकता है गुरुत्वीय कार्य, जिसमें गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। लेकिन हम इस चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में जिस कार्य के बारे में पढ़ते हैं वो दाब के विरुद्ध किया जाता है, दाब के विरुद्ध किया जाता है, और उस कार्य को हम लोग नाम देते हैं दाब आयतन कार्य। दाब आयतन कार्य, और वही हमारा इस चैप्टर का सिलेबस में है, दाब कार्य, दाब आयतन कार्य, दाब आयतन कार्य। तो अगली क्लास में हम लोग इसी दाब आयतन कार्य के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। पूरी एक क्लास उसी की बनेगी, जिसमें हम लोग क्या दाब आयतन कार्य के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग छोटे मोटे कार्य के बारे में जान लें कि कार्य, अगर तंत्र कार्य करेगा तो उसे हम ऋणात्मक मानेंगे, तंत्र पर कार्य होगा तो उसे पॉजिटिव मानेंगे। और कार्य की मात्रा की बात करें तो कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक जूल होता है और सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। एसआई पद्धति में जूल और सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। तो आई होप इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दाब आयतन कार्य के बारे में पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।